आज का टॉपिक है ब्रिटिश इम्पैक्ट ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब कि क्योंकि हमारा देश गुलाम रहा है 200 साल तक अंग्रेज़ों का, तो अंग्रेज़ों के शासन के दौरान मतलब कि उनका जो सरकार था, उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था, उस टाइम का जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था, क्या आज भी उसका कोई इम्पैक्ट है, वो थोड़ा-सा हम उसका विश्लेषण करेंगे, उसका एनालाइज़ करेंगे हम उसको। तो आपको पता ही है कि 1947 के बाद जो है हमारे देश में हमारी खुद की सरकार थी, लोकतंत्र हमने स्थापित किया, ठीक है। तो उसमें देखते हैं कि भई ये जो 200 साल का जो शासन रहा है, उसमें कौन-कौन सी जो प्रशासनिक व्यवस्थाएँ हमने अंग्रेज़ों से ली है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी कि ये अखिल भारतीय सेवाएँ कौन-कौन सी होती हैं भाई? 3 हैं। एक तो आईएएस है, एक आईपीएस है और एक आईएफएस है। मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ठीक है। तो ये सेवाएँ हैं। और आईएएस को मतलब 1947 से पहले क्या बोलते थे? आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस। आईपीएस भी थी और इंडियन हेल्थ सर्विस भी थी, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस भी थी और इंडियन एग्रीकल्चर सर्विस भी थी। मतलब इस तरीके की जो है 7-8 सर्विस जो है अंग्रेज़ों के टाइम में थी, ठीक है। तो वो जो सर्विस थी वो आज भी हमारे को जो है वो देखने को मिलती है, रिफ्लेक्ट मिलती है। हालांकि ऑल इंडिया सर्विस थी तो 3 ही है, लेकिन इसके अलावा सेंट्रल सर्विसेज हैं, आईआरएस वगैरह है, ठीक है, इंडियन फॉरेन सर्विसेज वगैरह हैं। तो और स्टेट में भी हैं, जैसे कि हरियाणा की बात करें, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो आते हैं, जैसे एसडीएम वगैरह लगते हैं या तहसीलदार लगते हैं, हरियाणा सिविल सर्विस है, हरियाणा पुलिस सर्विस है। तो वो सारा का सारा रिफ्लेक्शन अंग्रेज़ों का ही है। तो अंग्रेज़ों के टाइम में भी ये सर्विसेज थी और आज भी वो सर्विसेज देखने को मिलती हैं। और दूसरा इसमें क्या है कि अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, ये जो है ना कि जो हमारा जो सिविल सर्वेंट्स है, जो ब्यूरोक्रेसी है, इसको स्टील फ्रेमवर्क कहा गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या कहा था कि जो हमारी सिविल सर्विस है, ब्यूरोक्रेसी है, ये हमारे देश का स्टील फ्रेमवर्क है, क्योंकि सारा का सारा काम यही करती है, विकास का या रूल्स रेगुलेशन का सारी चीज़ें जो है ये संभालती है। इसको हम स्टील फ्रेमवर्क उसको बोलते हैं। मतलब एक तरीके से एक मजबूत जो है एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं, ठीक है। और स्टार्टिंग में क्या था कि इसमें जब अंग्रेज़ों के टाइम में जो बड़े बड़े अफसर हुआ करते थे, तो उनके काम करने के तरीके में आज के काम के करने के तरीके में काफ़ी फ़र्क है। तो अगली व्यवस्था इसकी क्या है कि वो है सचिवालय व्यवस्था, ठीक है ना। सचिवालय व्यवस्था उच्च प्रशासनिक संगठन है जिसमें राजनीतिक मंत्री तथा सचिव। देखो सचिवालय क्या होता है कि सचिव मतलब एक तरीके से, ठीक है। सचिवालय के अंदर क्या होता है, जैसे स्टेट सेक्रेटेरिएट है या सेंट्रल गवर्नमेंट का कैबिनेट सेक्रेटेरिएट है, वहाँ मंत्री बैठते हैं और सेक्रेटरी वगैरह बैठते हैं और पूरा का पूरा जो स्टाफ बैठता है वो क्या करते हैं, वहाँ पॉलिसी बनाते हैं और जो फील्ड लेवल पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है उसको डायरेक्शन देते हैं, उसको सुपरविज़न करते हैं। पूरे राज्य के लिए, पूरे देश के लिए जो है वो नीतियाँ बनाना, उनको लागू करवाना, ये जो है सचिवालय व्यवस्था सचिवों की काम है, जिसमें मंत्री बैठते हैं। मैंने पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बताया और बहुत सारे जो है जितने बड़े बड़े अधिकारी हों सारे के सारे वहीं बैठते हैं। जैसे आईएएस है, जैसे अब फील्ड में देखें डिप्टी कमिश्नर है, तो वो प्रमोट होकर के जो है डिविजनल कमिश्नर बनेंगे, फिर वो फाइनेंशियल कमिश्नर, तो वो सेक्रेटेरिएट में बैठते हैं सारे के सारे। तो ये जो सचिवालय व्यवस्था है ये भी अंग्रेज़ों की देन है। अगला देखिए, नौकरशाही की कठोर कार्य प्रणाली, ब्यूरोक्रेसी की। आज भी क्या है कि फाइल व्यवस्था है। हाँ भाई, फाइल लिया, ये कागज़ रह गया तेरा, वो कागज़ रह गया। आप कोई भी काम करवाने के लिए जाओगे, भाई सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, उस सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, चरित्र प्रमाण पत्र लिया, शपथ पत्र लिया, गजटेड ऑफिसर से अटेस्टेड करवा लिया। तो उस टाइम भी यही हुआ करता था, डिले इन वर्क का मतलब फिर करप्शन, ठीक है ना। आप 100 रुपये 500 रुपये दे देंगे तो आपकी फ़ाइल पास हो जाएगी। तो ये व्यवस्था भी जो है वो अंग्रेज़ों की ही देन है। और अगला है इसका संघीय व्यवस्था। संघ का मतलब क्या होता है? संघीय व्यवस्था एवं राष्ट्रीय एकता। संघ का मतलब क्या होता है कि हमारे देश के अंदर कितने स्टेट्स हैं, वो सारे के सारे जो स्टेट्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट्स है। मतलब कि संघीय व्यवस्था का मतलब राज्यों का संघ। 28 स्टेट्स हैं तो वो राज्यों का संघ है। और हमारे यहाँ क्या है कि ये सिस्टम भी जो अंग्रेज़ों की तरफ से, अंग्रेज़ों की देन है। 1935 का जो अधिनियम है उसके तहत ये जो है ये सिस्टम आया था, संघीय व्यवस्था। तो क्या है कि एक तो होती है सेंट्रल लिस्ट, एक होती है स्टेट लिस्ट, ठीक है, एक होती है कंकरेंट लिस्ट। जो सेंट्रल लिस्ट होती है उस पर जो कानून बनाती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। स्टेट लिस्ट में क्या होता है
स्टेट राज्य सरकारें कानून बनाती है, और कंकरेंट लिस्ट के अंदर दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। तो सेंट्रल लिस्ट के अंदर क्या आते हैं, जैसे कि सेना है, वैदेशिक मामले हैं, फॉरेन अफेयर्स हैं, रेलवे, डाकतार, दूरसंचार, टेलीकम्युनिकेशंस, ये वगैरह ये सेंट्रल गवर्नमेंट के सब्जेक्ट हैं, सेंट्रल लिस्ट में आते हैं। और जैसे कि पुलिस की है या एग्रीकल्चर की है, तो ये आते हैं स्टेट लिस्ट के अंदर। और जो सेंट्रल लिस्ट, जो कंकरेंट लिस्ट होती है, कंकरेंट लिस्ट के अंदर ये दोनों मिलाते हैं। जो बाकी सब्जेक्ट पर जाते हैं वो जो है सेंट्रल लिस्ट में, सॉरी कंकरेंट लिस्ट में, समवर्ती सूची में चले जाते हैं। इसके अलावा भी अगर कोई सब्जेक्ट बढ़ जाता है तो फिर सेंट्रल लिस्ट जो होती है उस पर वो सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर कानून बनाती है। ये भी सिस्टम जो है अंग्रेज़ों ने दिया था। उसके बाद है प्रशासनिक अनामता और गोपनीयता, ठीक है ना, एनोनिमिटी एंड मतलब कि वो जो सीक्रेट बिहाइंड द कर्टेन जो काम करते हैं, एक्चुअली में क्या होता है कि काम कौन करती है, ब्यूरोक्रेसी करती है, सरकारी कर्मचारी काम करते हैं, सिविल सर्वेंट्स काम करते हैं, ठीक है। और नाम किसका होता है, नाम होता है सरकार का, चीफ मिनिस्टर का, मंत्रियों का। एनोनिमिटी, ठीक है, एनोनिमिटी का मतलब बिहाइंड द कर्टेन काम करेंगे। अनामता मतलब कोई नाम नहीं होगा, आप नाम नहीं लेंगे। जितने भी काम करते हैं सारे डेवलपमेंट के काम है, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम है, या लाइन ऑर्डर को मेंटेन करना है, कोई और भी काम करना, अच्छा काम करना है, ठीक है ना, तो उस अधिकारी का नाम नहीं होगा, उस सरकार का, उस मंत्री का जो है वो नाम होगा, मतलब बिहाइंड द कर्टेन काम करना। और गोपनीयता, गोपनीयता क्या होता है कि बहुत सारे सरकारी काम ऐसे होते हैं जो मतलब सीक्रेट रखने होते हैं। पहले क्या था, आज़ादी से पहले या 30-40 साल पहले की बात करें तो जो सरकारी काम हुआ करते थे वो गोपनीय तरीके से करते थे। गोपनीय तरीके से भाई बताएंगे नहीं तो सरकारी काम है, ठीक है ना, क्योंकि हालांकि उसमें क्या होता है कि जो भी काम करते हैं उसमें जो लोग जो टैक्स देते हैं वो टैक्स के पैसे से ही सारा काम होता है। तो लोगों को ये जानने का अधिकार था कि भाई काम क्या कर रही है। तो जैसे कि इंटेलिजेंस की बात करें, आर्मी के कुछ काम हैं या फिर इसरो के कुछ काम है या कोई और काम है, जो सीक्रेट मिशंस वगैरह होते हैं वो तो सीक्रेट रहेंगे ही रहेंगे, वो तो आप आम पब्लिक को नहीं बताया जा सकते। लेकिन जो डेवलपमेंट के काम है, जहाँ लोगों की भलाई के लिए काम किए जाते हैं, तो वो तो जो है डिस्क्लोज़ करने चाहिए, क्योंकि आरटीआई एक्ट आ गया अब तो, राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 में लागू हुआ था। तो ये जो है सीक्रेसी को बहुत हद तक जो है कम किया गया है। तो प्रशासनिक जो अधिकारी हैं मोस्टली क्या करते हैं, कामों को सीक्रेट रखते हैं। 40 साल पहले, 50 साल पहले वो सीक्रेसी वाला जो सिस्टम बहुत ज़्यादा था, आज भी रखते हैं बहुत सारे। लेकिन क्या है कि जो आरटीआई आने के बाद जो है इनके ऊपर थोड़ी सी लगाम सी लगी है सरकारी अधिकारियों के ऊपर, तो इनको जो है सूचना देनी होती है। लेकिन कुछ सूचना होती हैं जो देश की सुरक्षा के साथ संबंधित होती हैं, वो सूचना नहीं दी जा सकती। तो ये जो प्रशासनिक अधिकारी गोपनीयता के साथ काम करते हैं और अनामता के साथ काम करते हैं, तो ये भी अंग्रेज़ों की देन है। अगली है कमेटी प्रणाली। आपने कमेटी, कमीशंस वगैरह सुने होंगे। जैसे कोई किसी के साथ कोई अत्याचार हो जाता है, चलो भाई एक जो है सुप्रीम कोर्ट का जो रिटायर्ड जज है उसकी अध्यक्षता में एक कमीशन या कमेटी बना दो, जांच करेगी, वो रिकमेंडेशन करेगी। तो इस तरीके की जो कमेटीज़ हैं इनकी शुरुआत जो है वो भी अंग्रेज़ों ने ही करी थी, ठीक है ना। जैसे हमारे यहाँ कमीशंस हैं, बहुत सारे फाइनेंस कमीशन भी है या यूपीएससी वगैरह है, कमीशन वगैरह हैं, ठीक है ना, ये भी कमीशन में ही आते हैं। कमेटी प्रणाली हम जिसको बोल सकते हैं। तो कमेटी, पार्लियामेंट में भी कमेटीज़ होती हैं, जैसे कि मैंने बताया पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टीमेट कमेटी, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी। इसके अलावा भी बहुत सारी कमेटीज़ हैं। टेम्परेरी कमेटी भी होती हैं जिसको मैं डॉक कमेटी बोलते हैं, परमानेंट कमेटी भी होते हैं, बोर्ड्स होते हैं, निगम्स होते हैं। तो ये जो कमेटी प्रणाली है ये भी जो है अंग्रेज़ों ने ही दी थी। कोई भी मंत्री चाहे तो अगर कोई नया काम करना चाहता है, कोई मंत्री या सरकार काम करना चाहता है, तो उसके लिए कमेटी या कमीशन बना देंगे। भैया आप अपनी रिकमेंडेशन दे दिए, हम ये काम करना चाहते हैं, इसमें कितना खर्चा आएगा, लोगों की कितनी भलाई होगी, देश का इसमें कितना जो है फ़ायदा होगा, ठीक है ना। तो ये कमेटी सिस्टम भी अंग्रेज़ों ने दिया था। उसके बाद है जिला प्रशासन, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है। तो सबसे पहले क्या है कि सर्वप्रथम वारन हेस्टिंग्स ने 1772 में डिप्टी कलेक्टर का जो डीसी का जो पद है ये ईजाद किया था वारन हेस्टिंग्स ने। ये याद रख लेना भाई, ठीक है। तो जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है ये भी इसकी जो शुरुआत है ये भी अंग्रेज़ों ने ही की थी। और आपको पता है ये 1772 में मैंने बताया कि जो है डिप्टी कलेक्टर का काम क्या था, इनिशियली काम क्या था, टैक्स को कलेक्ट करना, ठीक है ना। फिर उसको धीरे धीरे क्या है लाइन ऑर्डर को मेंटेन करने की जिम्मेदारी भी दे दी। पुलिस के फंक्शन भी जो है, पहले क्या है कि आईपीएस एसपी वगैरह नहीं होता था, सिर्फ जो है वो डिप्टी कलेक्टर ही हुआ करता था। सारे के सारे जो काम है उसको दे रखे थे, ठीक है। तो वही काम करता था, कलेक्टर का भी, मतलब रेवेन्यू कलेक्शन का भी, और फिर उसके बाद डेवलपमेंट का भी, शांति व्यवस्था बनाया रखना, ये सारे काम जो है इसके डिप्टी कलेक्टर के ही हुआ करते थे एक्चुअली देखा जाए तो उसके बाद थोड़ा सा इसमें जो है चेंज भी आया था। तो जो डिस्ट्रिक्ट है, जो जिला प्रशासन है, ये छोटी इकाई होती है।
पहले हम देश की बात करेंगे, फिर राज्य की बात करेंगे, फिर हम मतलब डिस्ट्रिक्ट की बात। डिस्ट्रिक्ट इसलिए बनाया जाता है कि एक जियोग्राफिकल एक ऐसी यूनिट होती है जहाँ मतलब कि लोगों को सुविधाएं देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। मिनी सेक्रेटेरिएट बनाया जाता है, वहाँ अधिकारी बैठते हैं ताकि जो है मतलब कि उस एरिया का विकास किया जा सके और लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा सके। ठीक है, और आगे देखते हैं। फिर इसके बाद राजस्व प्रशासन, रेवेन्यू प्रशासन की जो सिस्टम बनाया था वो भी जो है अंग्रेज़ों की देन एक तरीके से। हालांकि पहले भी ये पद हुआ करते थे मुग़लों के टाइम में, लेकिन इन्होंने इस चीज़ को ना थोड़ा सा और अच्छे तरीके से बना दिया था। तो 1786 में सर्वप्रथम बंगाल में राजस्व मंडल, रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना की गई थी। जिला कलेक्टर की बात है, तहसीलदार, कानूनगो, पटवारी, ये जो सारे के सारे जो अधिकारी बनाए गए हैं, ये जो अंग्रेज़ों ने बनाए थे। हालांकि ये मुग़लों के टाइम से भी हैं, लेकिन वहाँ से कंटिन्यू आए तो अंग्रेज़ों ने अडोप्ट कर लिया था। तो हम बात कर रहे हैं कि भाई ब्रिटिश लेगेसी की, तो अंग्रेज़ों ने क्या दिया। तो अंग्रेज़ों के टाइम में भी ये चीज़ें होती थी, ये पद हुआ करते थे। ये इनका सबका काम क्या है कि इसका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का और तहसीलदार, कानूनगो, पटवारी, ये रेवेन्यू कलेक्शन मतलब कि आय कर लेना, एक तरीके से मतलब कि करों का जो है संग्रह करना, भू राजस्व, भूमि का राजस्व, आयकर वगैरह, ये टैक्सेस की कलेक्शन की जो शुरुआत है वो यहीं से जो है इन्होंने कर रखी थी। एक तरीके से बड़ा सिस्टम बना रखा था अंग्रेज़ों ने। ठीक है, सीमा शुल्क, बिक्री कर, ये थोड़ा सा सेपरेट सिस्टम इन्होंने बना रखा था। बिल्कुल सही बात है। ये भू राजस्व का अलग था, इनकम टैक्स का अलग था, और ये बिक्री कर, ये जो कस्टम शुल्क है, ये सारा का सारा जो है सिस्टम अलग बना रखा था। आगे है पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। तो क्या था कि भाई ये पुलिस की जो पद की जो एसपी का जो पद था, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस था, पुलिस अधीक्षक का जो पद था, 1808 में जो है इस पद की जो है शुरुआत की गई थी। पहले मैंने आपको बताया है कि भाई डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कलेक्टर हुआ करता था, सारे की सारी पावर्स उसके पास थी, और नीचे उसके जो है तहसीलदार वगैरह काम करते थे। तो तहसीलदार के पास भी जो है एक तरीके से एसएचओ की पावर्स हुआ करती थी। पुलिस के फंक्शन भी जो है तहसीलदार परफॉर्म करता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि फिर आगे थोड़ा सा ऐसा लगा कि भाई ये लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पुलिस वाले फंक्शन जो है एक अलग से जो है वो स्थापित कर दिया जाए। तो उसके बाद फिर उन्होंने आईजीपी का भी पद बनाया, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस वगैरह। तो ये जो पुलिस की शुरुआत है, एसपी के पद की शुरुआत है, ये भी अंग्रेज़ों की ही देन है। आगे देखिए वित्तीय प्रशासन। जो वित्तीय प्रशासन है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक होता है हमारा, मतलब कि एक जो बजट जो होता है, बजट की हम डेफिनेशन कहें तो बजट की डेफिनेशन क्या रहेगी। बजट की डेफिनेशन ये होगी कि मतलब कि एक तरीके से फाइनेंशियल ईयर की जो एक डिटेल स्टेटमेंट होती है उसकी इनकम की और एक्सपेंडिचर की, तो उसको ही हम जो है बजट बोलते हैं। 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक सरकार का कितना पैसा कमाएगी और कितना खर्च करेगी एक फाइनेंशियल ईयर में। तो वित्तीय प्रशासन का जो है इस तरीके से उन्होंने थोड़ा सा सिस्टम किया था। बजट की इन्होंने जो है एक बजट को शुरुआत करने की इन्होंने शुरुआत की थी बजट की। और इसमें देखिए सन 1833 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को प्रांतों की लोक सेवाओं के पदों, वेतन तथा भत्तों इत्यादि की स्वीकृति के लिए अधिकृत किया था। साथ ही प्रांतों द्वारा एकत्र राजस्व की संघ सरकार की निधि होता था। लॉर्ड मेयर द्वारा 1870 में जेल, पुलिस, चिकित्सा, सड़क, पंजीकरण इत्यादि कराया। प्रांतों को उनके द्वारा एकत्रित राजस्व को भोग में लाने तथा केंद्रीय अनुदान देने की व्यवस्था शुरू की गई थी। तो भाई कुल मिला के बात ये है, ये जो एक तरीके से 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जो बजट है, वित्तीय प्रशासन एक मतलब कि एक फाइनेंस मिनिस्टर होगा, वो जो है बजट पेश करेगा। उसमें इनकम होगी, मतलब कि इनकम कहाँ से होगी, खर्चा कहाँ करना है, वो सारा का सारा जो सिस्टम है ये भी एक तरीके से जो है अंग्रेज़ों की ही देन है। ठीक है, आगे स्थानीय प्रशासन। स्थानीय प्रशासन में आपको पता ही है, पहले होता है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, फिर लोकल गवर्नमेंट की बात करें। जो लोकल गवर्नमेंट की बात करते हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है ना। पंचायत, ग्राम पंचायत है, ब्लॉक समिति है, जिला परिषद है, और उसके अलावा क्या है कि म्यूनिसिपैलिटीज़ वगैरह है, नगर कमेटी है, और नगर परिषद है, और वो जो क्या बोलते हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, निगम है। तो ये इनकी जो शुरुआत है ये भी अंग्रेज़ों ने की थी। और एक्चुअली में क्या है कि जो लॉर्ड रिपन थे, इसी को ही जो है लोकल गवर्नमेंट का पिता माना जाता है। इन्होंने इस ढांचे को जो है एक तरीके से रेगुलेट किया था, उसके लिए एक एक्ट लेकर के आए थे, कानून पास किया था। यहीं से जो है लोकल गवर्नमेंट की शुरुआत हुई थी। और आज़ादी के बाद आपको पता ही है कि आज़ादी के बाद हमारा, मैंने ऑलरेडी बताया, 3 टायर सिस्टम है। 73rd अमेंडमेंट एक्ट है, 74th अमेंडमेंट एक्ट है। इसके तहत जो 73rd के तहत PRIs, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, और 74th के तहत है जो है स्थानीय स्वशासन की जो है इसमें जो है स्थानीय जो नगरीय जो स्वशासन है उसकी जो है शुरुआत की थी। तो आगे इसमें ये इतने ही पॉइंट्स थे। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा।